नमस्कार दोस्तों। इस बार का संकट पिछली बार से बड़ा है, लेकिन संकट से मुकाबला करने के साधन और जानकारियाँ पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। इसलिए मुसीबत से डरने घबराने की उतनी ज़रूरत नहीं है और डरना घबराना सावधानी तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा डर और घबराहट किसी भी समस्या को और विकराल बना देती है। और ये जो कोरोना की द्वितीय यानी सेकेंड वेव आई है, उसमें डर और घबराहट की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और अब तो लगभग एक ही जैसी दवाइयाँ नीचे से ऊपर तक सब जगह दी जा रही हैं। मतलब इलाज का एक फिक्स पैटर्न लगभग फॉलो होने लगा है। तो वो झोला छाप डॉक्टर हो कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल का डॉक्टर हो, एक ही तरह का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। और इस लड़ाई में देसी नुस्खों की भी पर्याप्त भूमिका है, जिसे अक्सर मजाक में लिया जाता है, लेकिन वो एक समाज के स्तर पर लोगों में न केवल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि उपचार का देसी तरीका भी है। काढ़ा पीना उन्हीं में से एक है। और अब तो ऑक्सीजन कम होने पर अजवाइन, कपूर और लौंग की पोटलियाँ भी ली जा रही हैं, जिसे लगातार सूंघने पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और ये बताया जा रहा है कि जब मैदान के लोग पहाड़ों पर जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो वहाँ के लोग इस देसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और यकीन मानिए, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है। तो यह यकीन मानना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक समाज के तौर पर हमारी नाकामियाँ कम नहीं हैं, या यूँ कहें कि हम जिस तरह के समाज में परिवर्तित हमें होना चाहिए था या बनना चाहिए, वो हम अब तक नहीं बन पाए हैं। तो इसके पीछे मूल कारण है कि हमें अनुशासन की कमी है। ये सच्चाई है। हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। अगर पूरी दुनिया में देखिए, इस तरह की महामारी की लड़ाई कौन से देश लड़ पाए हैं, तो वही देश और समाज किसी भी महामारी से तभी लड़ पाते हैं जब वो अनुशासित होते हैं। और इस प्रक्रिया में, परंपरा में जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, हालांकि ये छोटे देश हैं जिनकी आबादी कम है, और विकसित देश भी हैं जहां अनुशासन या यूँ कहें एक नियमित जीवन शैली जीने के लोग आदी हैं। ऐसे में वो आसानी से दूसरी चीज़ों को भी जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं अपने साथ उन्हें शामिल कर लेते हैं, मतलब आत्मसात कर लेते हैं। अभी जापान के बारे में आप पढ़िए, अगर सुरक्षा मानकों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की जाती है, तो वहाँ के नागरिक 2-4 अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को भी स्वयं ही अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ तो पुलिस को डंडे भाजने पड़ते हैं। और एक नवधनाढ़ वर्ग जो उभर रहा है, वह कानून जब तक तोड़ न ले उसे चैन नहीं पड़ता है। या यूँ कहें कि कानून और व्यवस्था के खिलाफ जाकर ही उसके अहम की संतुष्टि होती है। अब सोचिए, हम 135 करोड़ आबादी वाले देश हैं। 12 करोड़ से ऊपर हम अब तक टीका लगा चुके हैं, जो कि नाकाफ़ी है।
135 करोड़ तक किसी भी संसाधन को आसानी से पहुंचा पाना किसी भी मशीनरी के लिए आसान नहीं है। ऊपर से हमारे तौर तरीके, हम लगातार गालियां देते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं और कभी यह नहीं सोचते इस सारी व्यवस्था को ख़राब करने या अच्छा करने में हमारी क्या भूमिका है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी भूमिका को सही करें, क्योंकि कोई जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, व्यापारी है, डॉक्टर है, वो हमारे ही घर परिवार का आदमी है और आपदा को अवसर में बदलने कोई हमसे सीखे। चोर बाजारी, काला बाजारी, जो हमारे परिवार का व्यापारी है, मेरे घर का जो सदस्य व्यापार कर रहा है, अगर वो ईमानदार नहीं है और वो चीज़ों की होल्डिंग कर रहा है ज़्यादा मुनाफे के लिए, तो उसका परिणाम क्या होगा हम सब जानते हैं। इसी तरह अस्पतालों की भी हालत है, वहाँ भी मुनाफा कमाया जा रहा है और आम लोग किसी बात को मानने को ही नहीं तैयार होते जब तक उनके ऊपर न गुजर जाए। वो हर चीज़ का अनुभव ले लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि मरने का भी अनुभव लेना चाहते हैं और ये अनुभव ऐसा होता है कि किसी को बताया नहीं जा सकता है। तो प्लीज़ मरने का अनुभव लेने की कोशिश मत करिए। सारे अनुभव लेने के लिए जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो तमाम सावधानियां बरतिए जो जानकार लोग दे रहे हैं। ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप की वाहियात चीज़ों के कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड में मत पड़िए। किसी के खिलाफ या समर्थन में आप अपने आप को प्रचार का माध्यम मत बनाइए। ऑलरेडी पर्याप्त पैसा खर्च कर सकते हैं, उनकी पीआर एजेंसियां हैं, वो विज्ञापन देते हैं। किसी भी आदमी की बेवजह प्रशंसा, आलोचना के चक्कर में मत पड़िए। और जब इस तरह की आपदाएं आती हैं, कोई भी संसाधन, दुनिया का कोई भी देश हो, कितना भी साधन संपन्न हो, वो हर नागरिक को सुविधाएं नहीं दे सकता है। उसकी कुछ प्राथमिकताएं होंगी, सबको बेड नहीं मिल पाएगा। आपको घर पे रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, भरोसे और आत्मविश्वास को जितना मजबूत कर सकते हैं करना होगा। बीमारी है, कुछ दिन में टल जाएगी, पर्याप्त दवाइयाँ हैं, बस आत्मविश्वास, जागरूकता का सबसे बड़ा खेल है। और जो तंत्र में बैठे लोग हैं, वो चाहे व्यापारी हों, चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, उनकी सहृदयता, ईमानदारी, तो वही बात हो रही है ना कि मूल्यों का यह आपदा मूल्यों के काफ़ी हद तक नए सिरे से विमर्श कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े टीवी चैनलों और मंचों पर वो बात कहें, लेकिन समाज मूल्यों को गढ़ और समझ रहा है। उसके अंदर से खोखले होने का एहसास लगभग हर आदमी को हो रहा है कि ये पावर और पैसा क्या होगा। जब एक बहुत ताकतवर आदमी अस्पताल में बेड का इंतज़ाम नहीं कर पाता, तो समझ में आता है कि आखिर इस पैसे का मुझे क्या करना, मैंने किसके लिए ये सब कुछ किया था और मेरी ताकत किसी काम की नहीं है और वह जीवन नहीं बचा पाता। ऐसे में क्या किया था, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों किया था, इसका सवाल जवाब किसी और से तो करना ही नहीं है, क्योंकि सवाल भी खुद से ही है और जवाब भी खुद ही को देना है कि हम कैसा समाज बनाए हैं और जैसा समाज बनाए हैं उसी का परिणाम भुगत रहे हैं और जैसा बना रहे हैं आगे भी उसका परिणाम भुगतेंगे।
हमारे बीच में जो भी है अच्छा बुरा, उसके निर्माता हम हैं। अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छे राजनेता नहीं हैं, अच्छे व्यापारी नहीं हैं, अच्छे अधिकारी नहीं हैं, तो क्या आसमान से टपके हैं? वो हमारे ही परिवारों से निकले लोग हैं जो अब हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बड़े बड़े अपराधी, व्यापारी और पॉलिटिशियन जब वो सत्ता सुख प्राप्त कर रहे होते हैं और ताकत अर्जित कर रहे होते हैं, तो उसकी भागीदारी, उसमें हिस्सा लेने वाले, उसके घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सभी शामिल होते हैं। और जो जितना लाभ ले सकता है लेता है। और हद तो तब हो जाती है किसी को काबिलियत मान ली जाती है। और यह भी कहते हैं, मतलब उपदेश भी देते रहते हैं कि साथ कुछ नहीं जाएगा। तो भाई ये सारा इंतज़ाम अकेले के लिए क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा आईना देख लो। कुछ इस समाज के, इस देश को लौटाने की भी तो जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। सच में साथ कुछ नहीं जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि हम नाकाम रहे हैं और मरते हुए लोगों को देख रहे हैं। किसी एक आदमी की मौत भी अच्छी नहीं होती है और वह पूरे समाज की नाकामी होती है। जो भी कुव्यवस्था है उसमें किसी एक का योगदान नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन, किसी पार्टी, इतिहास, भूगोल को हम गाली गलौज दें। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने गिरेबां में झांकें और आगे की कुछ तैयारी कर लें कि भाई अब तो ऐसा नहीं करना है। इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। थोड़ी सी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने के तरीके विकसित करने होंगे। और धीरज और अनुशासन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब ट्रेन खड़ी होती है तो सबसे पहले यात्रियों को उतरने देना है, फिर चढ़ना है। एक छोटी सी बात आज तक हम ये नहीं समझ पाए, बस धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। उतरने वालों से पहले ही लोग चढ़ जाना चाहते हैं। अरे भाई, डिब्बे में जगह तो बनने दो, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचना तो दो। आप भी अपनी यात्रा करिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। सब धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे। परेशान मत होइए, धैर्य बनाए रखिए। आपका आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। सब अच्छा होगा। इसी शुभकामना के साथ आज का संदेश, उपदेश, भाषण जो भी समझिए ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।